ठीक है बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन के अंदर। ये टॉपिक हमारा रहेगा चेन प्रॉब्लम, और चेन प्रॉब्लम के ऊपर जेईई मेन, नीट और एडवांस का जिस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जिस वैरायटी के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, वो हम लगभग हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट अगर आप करोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले आप पूरे चैप्टर को जिस लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले उसे कंप्लीट करो। इसके ऊपर के किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एक साथ लिंक करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो मैं बाद में ही कराऊंगा, क्योंकि जिस बच्चे को पहले से अगर एक बेसिक अगर चीजें नहीं आती हैं, अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी के लिए भी आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके ऊपर की चीजें लिंक करते हुए चीजों को पढ़ाएंगे, है ना। तो एक बार में जितना हो सकता है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर चेन प्रॉब्लम में हमारे लिए जेईई मेन, नीट और एडवांस लेवल की जो बेसिक चीजें वहां तक कवर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे चेन प्रॉब्लम। तो जैसे हम लोगों ने न्यूटन लॉ मोशन में क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आते हैं। और देखिए क्या है क्वेश्चन, हमारे पास जैसे एक टेबल है और यहाँ पर एक चेन है, इस तरीके से यहाँ पर चेन हैंग कर रही है। इसका टोटल मास मैंने लिया कैपिटल एम, टोटल लेंथ मैंने ली कैपिटल एल, और मुझे ये बताना है कि यहां पर हाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दिया है। अब चूंकि फ्रिक्शन दिया है तो एक फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकने में लगा होगा, इसके वेट को, और बीसी बात है वेट जो है इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसका फ्रिक्शन वेट को, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कितना हैंगिंग पोर्शन होना चाहिए जिससे कि हमेशा रुकी रहे। इसके लिए कुछ ना कुछ इसकी एल होगी। तो हमने क्या किया कि इसे हमने मान लीजिए कुछ एल मान लिया। अगर ये कुछ एल है तो हमें ये फाइंड करना है किसके लिए, चेन इज एट रेस्ट। चेन अगर रेस्ट पर रहे उसके लिए हमारे पास एल निकालना, और कह सकते हो आप इसे एल मैक्स बोलो, ठीक है। देखिए कैसे करना है समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका वेट और इसके फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करा दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखिए जितना इसका वेट होगा वो इसके फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो हैंगिंग पोर्शन है, पहले हम लोग इसका वेट देखते हैं हैंगिंग पोर्शन का। हैंगिंग पोर्शन का वेट अगर देखोगे तो हमारे पास टोटल मास m, टोटल लेंथ l, और कितनी लेंथ हमारी यहां पर हैंग कर रही है उसे मैंने l मान लिया, और इनटू आप g बोलो, ठीक है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। भाई हैंगिंग पोर्शन का मास कैसे निकालोगे, एलिमेंट्री हम लोग अगर मेथड लगाएं तो क्या होता है कि टोटल मास बाई टोटल लेंथ, जिसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। अब अलग अलग किताबों में लैम्डा की जगह पर रो भी बोल देते हैं और रो को भी वो लीनियर मास डेंसिटी बोल देते हैं, बट एज जनरल अगर हम लोग बात करें तो लैम्डा को हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। बट बहुत जगह पर आपके क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा कि रो को वो लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या दिया है। खैर, तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास, तो हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी एक सेगमेंट का मास। तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट का अगर मास लेते हैं तो हम जानते हैं कि dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx होता है। हम लोग एनएलएम में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि एलिमेंट का कैसे मास लेना है। जब ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको एनएलएम में तो बताया था, ठीक है। तो हमने ये चीज, अब यहां से देखिए तो हैंगिंग पोर्शन का मास कैसे लिखोगे, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, और जितनी लेंथ है इस लेंथ को हम लोग एल मान ले रहे हैं, ये एल बाद में हमारा एल मैक्स बन जाएगा। तो हमने ये किया, ये हमारे पास हैंगिंग मास आ गया। अच्छा, यहां से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना यहां पर मास हो, और ये लेंथ कितनी होगी भाई, ये लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे एल माइनस का एल, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ये हमारे पास ये आ गया। यहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इससे आप एन बोलो, और इसका वेट क्या हो जाएगा, जो इसका मास है। अब इसका मास कितना होगा, इसका मास हम लोग अभी एम डैश मान लेते हैं। ये एम डैश की वैल्यू क्या होगी, तो हमें मालूम है कि टोटल मास बाई टोटल लेंथ, वो तो ये हो गया। और कितनी लेंथ इसकी है, तो आपने बोला कि सर एल माइनस स्मॉल एल, ये इसका मास आ गया। तो अगर हम लोग यहां से पूछे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एफ आर मैक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा म्यू इंटू एन, और म्यू हमारे पास तो म्यू है ही, लेकिन एन की वैल्यू यहां से कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहां से एम बाई एल और एल माइनस का एक्स, सॉरी एक्स बोल रहा हूं मैं बार बार, ये यहां पर एल, ठीक है, और इनटू जी।
चेन अगर ना फिसले उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स इस वेट से ज्यादा होना चाहिए। फॉर नो स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि हैंगिंग जो हमारे पास मास है, वेट है, वो हमेशा इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो रुकी रहेगी, नहीं तो अदरवाइज स्लाइड कर जाएगी नीचे की तरफ। तो क्या लिखोगे आप यहां से m/l और यहां से आ जाएगा इंटू एल इंटू जी, और यहां से म्यू, और यहां से बन जाएगा हमारे पास m/l, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा l-l और इंटू जी। यहां से देखो तो हमारे लिए क्या आएगा, देखिए चेक करते हैं, ये इससे कट गया, जी भी कट गया, हमारे लिए जो फाइनल आया वो क्या आया जरा देखो। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए आ गया यहां से एल, और ये हमारे पास बन गया म्यू ब्रैकेट में l-l, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से हो जाएगा l और l, यहां से म्यू कैपिटल L माइनस का म्यू l, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा आपके पास l प्लस म्यू l और इक्वल टू म्यू l। यहां से अगर l कॉमन लेने तो आ जाएगा 1 प्लस म्यू और लेस देन इज इक्वल टू म्यू कैपिटल L। यहां से l की वैल्यू क्या आ गई, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है भाई, मैक्सिमम तो इक्वल में ही होगा, बाकी तो छोटी होगी। तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो कि म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। इतनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है जिससे कि ये हमारी चेन हमेशा स्टेशनरी रहे। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन और नीट पे भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस रिजल्ट को आप याद रख लोगे तो कुछ चीजें आपके लिए डायरेक्ट हो सकती हैं, और अगर आप याद ना भी रखो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ चीज है नहीं, क्योंकि हमने हैंगिंग मास और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को ही बराबर किया है। वही बहुत कठिन भी नहीं है, देखा जाए तो एक मिनट ही लगेगा। अगर टाइम देखा जाए तो इसमें 1 मिनट के आसपास ही लगेगा, क्योंकि जब चीजें आती हैं, क्योंकि मैं इतना धीरे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट चीजें अगर आपको आती हैं तो आप अपने मन से बहुत तेजी से ही करोगे तो 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिजल्ट आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए नोट करिए, चलिए देखिए, अब देखिए इस रिजल्ट से कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं जैसे यहां पर करता हूं, ये क्वेश्चन ही था एक तरीके से, और क्वेश्चन ही इसमें और देखते हैं कि हमारे पास जैसे यही सेटअप दिया है और इसमें बोला जा रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू अगर 0.25 अगर हमारे पास म्यू दिया है तो बताइए कितना परसेंट चेन हैंग कर रही है। अब कितना परसेंट चेन हैंग का मतलब क्या है कि टोटल को अगर हम लोग 100 मान ले रहे हैं तो इसका मतलब जितना हैंग कर रहा है उसका परसेंटेज निकाल दो उसी के हिसाब से। चलिए चेक करते हैं। अब डायरेक्ट आपको मालूम है कि कितना परसेंट यहां पर है, यहां पर आप कह सकते हो परसेंटेज एल हमको निकालना है। ये वाला एल ये कौन सा है, हैंगिंग लेंथ, तो कितना परसेंट हैंग कर रहा है हमको ये निकालना है। तो डायरेक्ट आपको मालूम है क्या करना है, हमने क्या निकाला, यहां से पहले एल निकालो, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से म्यू की वैल्यू रखो 0.25 एल अपॉन 1 प्लस 0.25, यहां से हो जाएगा हमारे पास, देखा जाए तो इसे L/4 लिख सकते हो, और इसे अगर आप देखोगे तो 5/4 लिख सकते हो। ये कट गया, हमारे पास L/5 आया। तो देखा जाए तो हमारे पास अगर L को 100% मान रहे हैं तो L को आप 100% से अगर 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20%। तो वास्तविकता में अगर परसेंटेज लेंथ निकालोगे हैंगिंग वाली तो हमारे पास 20% आ गई, बात खत्म। भाई अगर हम लोग L को 100% मान रहे हैं तो आप इसे क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20%। तो इस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे भी गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, समझिए, आपसे ये भी कह सकता है कि मान लीजिए कि हैंगिंग लेंथ हमारे पास, उल्टा क्वेश्चन देखो जरा, इसका उल्टा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आपको बोला जाए कि अगर ये चेन हमेशा स्टेशनरी रहे उसके लिए हम लोग हैंगिंग लेंथ दे रहे हैं आपको, तो बताओ इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपके पास यही है, आपको ये गिवन है, आपको टोटल लेंथ गिवन रहेगी और आप यहां से म्यू निकाल सकते हो।
ये एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जेईई मेन और नीट लेवल के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है और क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकता है, और अलग अलग स्टेट के कंपटीशन भी पूछ सकता है। हम थोड़ा इसके लिए और ऊपर चलते हैं। ऊपर देखिए कैसे, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब मान लो कि चेन हमारी आगे की तरफ चल रही है। मैं अब यहां पर ये बात नहीं कर रहा हूं कि कितना हमारे पास एल होना चाहिए जिससे ये स्टेशनरी है। मैंने बोला कि यहां पर चेन ऐसी थी, मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, तो मान लो ये चलने लगी, तो चलना स्टार्ट कहां से कर रही है वो मैं आपको दे रहा हूं। अब कंडीशन क्या है कि अभी इसकी लेंथ Ly3 है और इसको होल्ड कर रखा हूं। ये कौन सी है? हैंगिंग लेंथ। कौन सी लेंथ? हैंगिंग लेंथ। ये हमारे पास दी है। अगर मैं इसे रिलीज कर रहा हूं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा? तो ये नीचे की तरफ जाने लगी। क्वेश्चन यहां पर ये है कि जब ये इस टेबल को जब छोड़ेगी चेन, तो बताइए इस चेन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि हम लोगों ने न्यूटन स्लो मोशन में कर रखा है, उससे आप पहले वहां से देखिए, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं, देखिए क्या है। मैंने क्या किया, ये कंडीशन आप ऐसे कह सकते हो, ये कंडीशन आपको t = 0 पे दिया, ऐसा हम मान रहे हैं। क्वेश्चन तो आपका उतना ही है जितना ये है। क्वेश्चन क्या है? v हमको निकालना है कब? when chain leave the contact of table, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम t = 0 की सिचुएशन ऐसी मान रहे हैं, मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, कैसे निकालनी है वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, 2 FBD बनाई, ऐसे कॉलम से सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास हैंगिंग वाली मैंने मानी, मान लीजिए t = t टाइम पर, जब ये नीचे की तरफ आगे बढ़ रही होगी और कुछ वहां से टेबल से हट रही होगी, तो मैंने ऐसा मान लिया। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो पहले ये, ठीक है। और उसके बाद पॉज करने के बाद मैं सिचुएशन दे रहा हूं कि मान लो कुछ समय बाद ऐसा होगा, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इसमें एक दो जो रिंग हैं, कड़ियां हैं, वो आगे जा चुकी होंगी और इसमें इस तरीके से बढ़ चुकी होगी। मान लो उस टाइम पर ये x हैंग हमारे पास करने लगा। शुरुआत में कितना था? Ly3। अब कुछ आगे की तरफ बढ़ गया तो मैंने उसे मान लिया कि मान लो x ये होगा, तो ये x हमारा इतना तो कन्फर्म है कि Ly3 से ज्यादा होगा, बट ठीक है, ये कितना बचा होगा? तो आप कह सकते हो सर L - x। अरे बात क्लियर है? अब यहां से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इतने पोर्शन को आप ऐसे समझो मैंने काट रखा है। तो जब काटेंगे तो बेसिकली इस चेन को चलाने वाला कौन है? चेन की जो कड़ियां है वो आपस में एक दूसरे को फंसा के चला रही है। वो फंसा हुआ चीज है, क्योंकि अगर वो जो फंसा है उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पर? टेंशन। तो टेंशन ही इसको एक तरीके से पकड़ के चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा, और अगर ऊपर वाले पोर्शन के लिए देखा जाए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए देखा जाए तो इसका टेंशन एक इधर लगेगा। देखिए कैसे करते। मैंने क्या किया, t = t टाइम पर FBD ऑफ हैंगिंग पोर्शन। अब हैंगिंग पोर्शन की FBD बनाओगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ ये मान लो हमारे पास ये रहेगी। इसके लिए t ऊपर मानो और नीचे की तरफ मैं मान ले रहा हूं M' और यहां पर ये नीचे की तरफ चलेगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? M' माइनस का t = M'। ये इक्वेशन हमारे लिए फर्स्ट हो गई। यहां से FBD बनाते हैं, FBD ऑफ टेबल मास। टेबल मास मतलब टेबल पे जो मास रखा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे समझिए, जब ये चल रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पर FR मैक्स लगेगा। भाई चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। यहां पर टेंशन हमारे पास T आएगा। अब ये टेंशन क्यों T आया? क्योंकि इसकी जो कड़िया है, जो रिंग है, वो इसके साथ फंसी होगी, तभी तो ये चल रहा है ऐसे। तो ये T है तो ये भी T होगा, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा होगा। अगर जितना रिंग ये इस पर लगा रही उतना ही रिंग ये इस पर लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना। तो यहां से अब ये सेम, चूंकि एक ही जगह चल रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब इसको क्या लिखोगे? आपने लिखा T माइनस का FR मैक्स = इसका मास कितना होगा? इसका मास, टोटल मास कितना था? कैपिटल M, उसमें से स्मॉल m, M' आप घटाओ और इनटू आप करोगे
ए। इसको इक्वेशन आप सेकंड बोलो। अच्छा, यहां से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास अगर हम लोग एम डैश निकालें तो एम डैश का मतलब होता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ और इनटू जितनी हैंगिंग लेंथ है वो हमारे पास एक्स हो गया। तो एम माइनस कैपिटल ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एम माइनस का एम बाई एल और इनटू एक्स, ये हमारे लिए इसका मास हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे जरा देखो, टी माइनस का म्यू और नॉर्मल एक्शन, और नॉर्मल एक्शन इसका कितना हो जाएगा। अब इसे आप ये तो नहीं लिख सकते, यहां पर तो रहेगा हमारे पास m माइनस का m डैश इंटू जी, क्योंकि हमने हैंगिंग वाले को m मान रखा है m डैश। तो यहां से हमारे लिए बन जाएगा m माइनस का m डैश इंटू जी और इज इक्वल टू m माइनस का m डैश इंटू ए। ठीक है, आप इसको यहां से हटा के यहां लिखो, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, तो पहले आप इतना नोट करो फिर मैं आगे बता रहा हूं। देखो इन दोनों को मैं यहां लिखता हूं, एम डैश जी माइनस का टी इज इक्वल टू एम डैश ए, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और यहां से टी माइनस का म्यू और यहां से एम माइनस का एम डैश जी इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस का एम डैश इंटू ए इक्वेशन। यहां से इन दोनों को मैं मिटा ले दे रहा हूं, यहां से ये कटा एम डैश जी और माइनस का म्यू एम जी, और यहां से माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे लिए म्यू टाइम्स ऑफ एम डैश जी और इज इक्वल टू एम ए माइनस का एम डैश ए और प्लस का एम डैश ए। भाई यहां से ये चीज आ गया, इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहां से ये लिखा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और माइनस माइनस करोगे तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे ऐड कर दिया। अब यहां से देखिए जरा, यहां से अगर हम लोग लिखें तो यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे लिए बन गया एम डैश जी कॉमन ले लो और 1 प्लस म्यू इधर आया, माइनस का म्यू एम जी यहां आ गया और इधर आप लिख सकते हो ये तो कट गया और एम ए। ठीक है, अब यहां से देखिए एम डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एम बाई एल इंटू एक्स और यहां से जी और 1 प्लस म्यू, देखे रहना मैं कुछ गलत ना लिख दूं, बस ये आपको कैलकुलेशन देखे रहना है। और m की वैल्यू को हम डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये तो हमारे पास एक तरीके से कट ही गया। यहां से क्या आया एक्स जी बाई एल और 1 प्लस म्यू और माइनस का म्यू जी इज इक्वल टू ए। यहां से वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कौन वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स है। तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या लिखना चाहेंगे, डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि जिस वेरिएबल में होगा हम हमेशा एक्सेलरेशन को उसी में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स जी वाई एल और 1 प्लस म्यू और माइनस का म्यू जी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, आप जी वाई एल और 1 प्लस म्यू और एक्स डी एक्स कर लेता हूं, इधर इंटीग्रेट कर लो। कितनी शुरुआत लेंथ थी हमारे पास एल बाई 3 से, और जब हैंग पूरी कर जाएगी तो एल हो जाएगी। माइनस का म्यू जी को अलग लिखो, डीएक्स करो और यहां से एल बाई 3 से एल और ये बन जाएगा वी डीवी। और वी डीवी में क्योंकि जब एल बाई 3 जब हैंग कर रही थी उस टाइम पर रिलीज करी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और कुछ वी आ चुका होगा। ये इक्वेशन हमको लगानी थी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, जी वाई एल 1 प्लस म्यू और यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा लो आप एल बाई 3 से लेके एल माइनस का म्यू एक्स, यहां से हो जाएगा एल बाई 3 से एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 0 से वी। तो यहां से आप वैल्यू रखिए जी वाई एल 1 प्लस म्यू और यहां से हो जाएगा हमारे पास एल, इस 2 को बाहर ही ले लो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बाई 9, इस 2 को बाहर ले लिया तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 9 और यहां से हो जाएगा म्यू जी और यहां से हो जाएगा एल माइनस एल बाई 3। ठीक है, और यहां से बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो देखो, अब अगर हम लोग यहां से देखें तो हमारे पास हो जाएगा g/12, ठीक है, इस स्टेप को हम लोग यहां कर रहे हैं, g/12 1 प्लस म्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अगर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 8l²/9 यहाँ हो गया, और माइनस का म्यू जी, और 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा l, और इज इक्वल टू v²/, ठीक है। यहां से आप देखिए तो एक l से एक l गया, 2 से आप इसे काटो तो 4 हो गया, देख रहे हैं ना, मैं कुछ गलत ना लिख दूं, 4g/9 1 प्लस म्यू, और एल भी है, माइनस का 2/3 म्यू जी एल, ठीक है, और साथ में यहां से v²/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 8/9 और जी एल, ठीक है, और साथ में एक काम करते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई साथ साथ में करते चलते हैं, और प्लस का 8gl/9 इंटू म्यू, और माइनस का 4/3 म्यू जी एल इज इक्वल टू v²। यहां से एलसीएम ले लो तो हमारे पास ये फैक्टर तो सेम सेम सा है, तो हमने क्या किया, 9 एलसीएम ले लिया, तो 8gl/3, और प्लस का यहां से 9 एलसीएम लेंगे, ये सॉरी 9, और यहां से हमारे पास ये 9 एलसीएम आएगा, तो यहां से हो जाएगा 8gl म्यू, और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा म्यू जी एल, और इज इक्वल टू v²। तो 8gl/9 और प्लस का नहीं, माइनस हो जाएगा क्योंकि अब निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 4 म्यू जी एल अपॉन का 9, और इज इक्वल टू v²। तो देखा जाए तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ रूट लगा सकते हो, ये वेलोसिटी आ गई, बाकी आप इसमें फैक्टर 9 को बाहर ले लो कि 3 आ जाएगा, वो बात अलग है, ये हमारे लिए वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये वेलोसिटी आ चुकी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहले समझिए, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था भाई, पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमारा स्टेशनरी रहे, इसलिए हमने हैंगिंग वाली को और जो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स था उसी को बैलेंस करा दिया था, तो वहां से हमारे पास एल मैक्स आ गया था, जो कि म्यू कैपिटल एल अपॉन 1 प्लस म्यू आया था। फिर मैंने क्वेश्चन भी बता दिया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, और दोनों तरीके का आ सकता है, एक बार म्यू देके आपसे हैंगिंग पोर्शन की परसेंटेज पूछ सकता है, और एक बार हैंगिंग परसेंटेज देके या हैंगिंग लेंथ देके आपसे म्यू पूछ सकता है, वो एक केस अलग था। ये केस हमारा क्या है कि अगर हम बोल दें कि पहले से हमारे पास इतनी लेंथ है, तो यहां से रिलीज करें जिससे ये चलने लगे, जब चलने लगे तो जब ये यहां से कॉन्टैक्ट छोड़ेगी उस टाइम पर इसकी क्या वेलोसिटी आएगी, तो हम लोग इस तरीके की क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो फाइनल हमारे पास सब कुछ ये आएगा ही आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो इसमें हम लोग और क्या इसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं, कि मान लो मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो म्यू है ना, वो भी मान लीजिए पोजीशन डिपेंडेंट हो। कैसा, जरा समझना, पोजीशन डिपेंडेंट अगर हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और समझो। कैलकुलेशन बेटा देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन मेरे से गलती हो सकती है ना, वो आप देख रहे हैं ना, कि कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखो यहां से देखिए, तो अगर हम लोग यहां से ये लिख रहे हैं, अब मैं ये कह रहा हूं कि म्यू हमारे पास जैसे कांस्टेंट था, म्यू क्या था, म्यू था, वो कोई पोजीशन डिपेंडेंट तो था नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये म्यू नॉट x² हो जाए, तो क्या करोगे, तो यहां से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है आप उसमें ये वैल्यू रख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद यही आएगा जो आप सॉल्व करोगे ना, तो पुराना ही जैसा सॉल्व करके लेके आओ यहां तक, तो यहीं पर तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी ना, इसमें ही हमको यहाँ पर एडिशनल ये चीज लिख देना है। क्या लिख देना है, x/g/l तो है ही है 1 प्लस म्यू नॉट x², ये वैल्यू उठा के रख दी म्यू की, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट gh², और यहां से v/dv/dx लिखा है। अब आपको फिर से पता है कि यहां पर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या करोगे, आप लिखोगे यहां से g/l और इंटू x, और साथ में इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, साथ में g म्यू नॉट बाई l और x³
और माइनस का म्यू नॉट जी एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास वी डी वी बाई डी एक्स। अब आप यहां से इंटीग्रेट कर दो, आप आंसर निकाल लोगे। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लिमिट फिर से वही आएगा कि LY3 से लेंथ में LY3 से L, LY3 से L, LY3 से L, और यहां बन जाएगा 0 से V। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन और सुनो कि हम लोग जो यहाँ पर म्यू ले रहे हैं ना, वो म्यू मैंने एक फंक्शन तो ले लिया, यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन ले लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिया, यहाँ पर क्या लिया है कि x की पावर 2 लिखा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो दिया है, लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल पावर में मतलब किसी x की पावर कुछ भी हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। ये हमारे पास जो म्यू दिया है, ये जितने मैथमेटिक्स के फंक्शन है, जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और जितने भी मैथमेटिक्स के फंक्शन, वो सारे फंक्शन यहाँ पर आपसे यूज करवा के इसकी वेलोसिटी पूछ सकता है कि जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इस बात को ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन यहाँ पर आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर म्यू नॉट माना है, तो म्यू नॉट भी एक क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इस म्यू नॉट को कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट क्या 11 हो सकता है, बिल्कुल, क्या 21, बिल्कुल, 15, कुछ भी। तो अगर कुछ भी नंबर यहाँ पर लिखे आ जाए, मान लो बोलो कि 1000 एक्स स्क्वायर, तो आप तो चौंक जाओगे, अरे ये क्या है, 1000 भी तो तुम्हारा म्यू नॉट ही तो है। तो वो कुछ भी कांस्टेंट मतलब कुछ भी लेके आ जाए, हम इस तरह की क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा नहीं सकता है। जेईई मेन नीट लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं अच्छे एडवांस लेवल पर, लेकिन एडवांस में भी जो बनेंगे ना, वो एकदम डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट पर, जो एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कह सकते हो आप 15 से 20% पेपर ऐसा होता है जो डायरेक्ट आप अगर एक तरीके से पढ़ रहे हो तो आप कर पाओगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन एडवांस के कैसे होते हैं, मिक्सिंग, एक कॉन्सेप्ट उसमें कभी इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, 4, 5, 6, 7 जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें हो सकते हैं उतना करेंगे। तो एक बार में एक फ्लो में जितने हमारी वेरिएशन हो सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर हमारा ये कौन सा चल रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के आगे की चीजें तो आप जानते नहीं हो। आप जानते किस चीज की, आप 1D जानते हो, आप 2D जानते हो, आप कंस्टेंट मोशन जानते हो, आप एनएलएम जानते हो, और फ्रिक्शन के बारे में जानते हो। आप बर्क पावर एनर्जी के चैप्टर के टॉपिक के बारे में नहीं जानते, पूरी फिजिक्स के आगे किसी चैप्टर के बारे में नहीं जानते। तो आगे की चैप्टर को भी हम यहाँ पर लेके आ सकते थे, लेकिन आपको अभी कोई आइडिया नहीं है। तो वो धीरे धीरे हमारा उस लेवल पर एडवांस पर चीजें बढ़ेंगे। पहले इसे नोट करिए। ठीक है, चलो देखो, अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको इस पर होमवर्क दे रहा हूं। देखो क्या मैंने बोला कि हमको V फाइंड ही करना है जब वो लेफ्ट दी टेबल, ठीक है, कौन, चेन के बारे में लिख सकते हो। यहां से हमको अब इसके लिए मैं म्यू की वैल्यू क्या दे रहा हूं, वो देखो, म्यू इज इक्वल टू 1 से 1 e की पावर 2x, दूसरा म्यू 51x स्क्वायर प्लस 21 e की पावर 2x, और हमारे लिए आ जाएगा 11 sin x प्लस, ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ध्यान रखना, ये मान लो, और जितने भी फंक्शन हम बना सकते हैं वो सारे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी मैथमेटिक्स फंक्शन, ध्यान रखना, मैं एक रफ आपका यहाँ पर म्यू ले रहा हूँ, हो सकता है किस जगह पर ऐसा भी हो कि म्यू उस तरीके के वैलिडिटी ना हो कि जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ऐसे फंक्शन कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट वो सारे क्वेश्चन नहीं बना के दिखा रहा हूँ, है ना। तो आप समझ जाओ कि ऐसे मैथमेटिक्स के फंक्शन जो इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि किसी भी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट आपको कुछ मॉड फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे आपको इनइक्वालिटी, आपको मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया होगा। ये बात अगर बच्चा कोई अगर नीट वाला देख रहा है तो प्लीज उसको गौर ना करना, मैं एडवांस के लिए ये चीज बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का कोई फंक्शन इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है कि सीधी सी बात है आईआईटी के बच्चों के लिए ही है, नीट का बच्चा इसे ना ध्यान दे, ठीक है, इसे स्किप कर सकता है। खैर, तो यहाँ पर अब ये सिचुएशन दी है, मैं कह रहा हूँ कि मॉड के फॉर्मेट में भी दे दे कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कुछ ऐसे फंक्शन भी दे सकता है। जैसे समझिए क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लो वो बोले कि शुरुआत के
जब हमने हैंग किया तो हैंग वाली मेरी लेंथ कितनी है, L/3, और बोले 2L/3 तक के लिए तो फंक्शन हमारे पास ये दिया है, हमारे 2L के लिए तो फंक्शन ये हमारे पास, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखो, उसी से आप समझ पाओगे। जैसे म्यू हमारा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो हमारे पास इस तरीके से दे दिया कि 51 x³ प्लस का 1 से 1 x², और ये कंडीशन किसके लिए, ये आप नोट कर लिए होगे, या तो स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर लो। और बोला जाए कब के लिए है कि x की वैल्यू 2L/3 से लेके L/3 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर मैं आगे बोल रहा हूं कि यहां से 501 e की पावर 2x लिखा है, और बोला जा रहा है कि हमारे पास जब ये L तक पहुंच जाए और 2L/3 के लिए ये कंडीशन दे दी गई है, तो इस तरीके का फंक्शन भी इन्वॉल्व इसमें किया जा सकता है। तो आप क्या करोगे, L/3 से लेकर 2L/3 के लिए जब आप म्यू की वैल्यू रखोगे ना, जो हमने एक्सप्रेशन लिखी थी, तो उसमें आप ये वैल्यू रख देना, और लिमिट लगाओगे आप L/3 से लेके 2L/3 के लिए, और फिर 2L/3 के लिए 2L/3 से लेके L के लिए आप जब म्यू की वैल्यू रखोगे तो ये रखोगे। तो इस तरीके से पूरे एक्सप्रेशन में हम ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। खैर, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, देखिए एक और क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसके बाद चेन प्रॉब्लम के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओ। देखिए जैसे एक टेबल है, काफी बड़ी टेबल है, इसे कह सकते हो लॉन्ग टेबल या लॉन्ग सरफेस भी कह सकते हो, ठीक है। अब कंडीशन क्या है जरा समझो, यहां से इधर का पूरा सरफेस स्मूथ है और इधर का पूरा रफ है, ठीक है। एक लाइन से इधर का स्मूथ मान लिया और इधर का पूरा, बहुत लंबी टेबल है, इधर पूरा स्मूथ और पूरा रफ, इस पर चेन पड़ी हुई है, ये, और इसको मैं बोल रहा हूं x = 0 जिस जगह से, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो म्यू के दिया, म्यू के मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फोर्स लगाते ही चलेगा, तो जब चलेगा तो अकेला आप म्यू भी लिख सकते थे, और अकेला म्यू लिख सकते थे, तो इसका मतलब क्या है, वही स्टैटिक भी होता था और वही हमारा काइनेटिक भी होता, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने बोला कि म्यू के दिया है, ठीक है। तो अब अगर म्यू के दिया है, अच्छा एक चीज और है, यहां पर मैं दे रहा हूं लीनियर मास डेंसिटी = रो, रो को मैं लीनियर मास डेंसिटी बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन किताबों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सिचुएशन दिया और यहाँ पर म्यू भी दिया है। अच्छा कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे टी, ये सिचुएशन है t = 0 पर, ठीक है, ये सिचुएशन है t = 0 पर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन चेन just left the rough surface, जब वो रफ सरफेस का कांटेक्ट छोड़ेगी उस टाइम पर चेन की वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बात बताइए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फोर्स तो हमारा ये कांस्टेंट है, फोर्स तो हमारा ये कांस्टेंट, जो ये अप्लाइड फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन आप एक बात बताओ कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू है वो लगातार हमारी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि अभी फ्रिक्शन तो पूरी चेन पे लग रहा है, और कुछ देर बाद चेन आगे का पोर्शन निकल जाएगी तो स्मूथ सरफेस पे चली जाएगी, तो कुछ ही पोर्शन बचेगा जिस पर फ्रिक्शन लगेगा, और कुछ ही पोर्शन अगर बचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घट गई तो क्या जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, वेरिएबल। रीजन की अप्लाइड फोर्स हमारा एक है, बट यहाँ की जो वैल्यू है वो हमारी लगातार घट जा रही है, तो ओवरऑल हर टाइम पर हमारे पास नेट फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, नेट फोर्स हमारा लगातार वेरी कर रहा है। ये कैसे वेरी कर रहा है, जैसे सपोज
मान लीजिए कि अभी इसकी वैल्यू 100 न्यूटन, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि 100 न्यूटन है और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो 80 है। तो अभी आपके लिए नेट फोर्स कितना आ रहा है? 20। क्या 20 की वजह से एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा शुरुआत में? बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ देर बाद जो हमारे पास जो फ्रिक्शन वाला जो कॉन्टैक्ट है इस चेन का वो कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घट गई। और अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घट गई तो ऑब्वियस सी बात है, जो 100 में से अब 80 घटा रहे थे, 100 में से 80 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या करोगे? उसमें से कम वैल्यू घटाओगे तो नेट वैल्यू और बढ़ गई। तो आपका एक तरीके से नेट फोर्स इसमें चेंज होगा। और अगर नेट फोर्स अगर तुम्हारा वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा और वेलोसिटी आपसे फाइंड करवाई जा रही है तो कंफर्म है कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। देखिए कैसे करते हैं, समझो। एक्सेलरेशन आएगा और पीछे की तरफ एक आएगा एफ आर के, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? आप लिखोगे एफ माइनस का एफ आर के इज इक्वल टू, और अगर हम टोटल मास बोले, टोटल मास एम इंटू ए। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम लोग एफ आर के लिखें तो क्या होगा? वो होता म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन के लिए मैं जनरल किसी भी एक्स के लिए बताऊं तो कुछ समय बाद क्या होगा? जैसे ये t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास सिचुएशन ये दी थी, बट अगर हम लोग t इज इक्वल टू किसी भी t टाइम पर क्या होगा? ये कुछ पोर्शन आगे निकल चुका होगा। कितना आगे निकल चुका होगा? x। तो ये कितना बचा होगा? आप कह सकते हो सर l माइनस एक्स बचा होगा। इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो कितना? फ्रिक्शन सिर्फ इतने के लिए आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से म्यू तो तुम्हारे पास म्यू के हो गया, ये भी के ही होगा, और यहां पर म्यू के हो गया। और नॉर्मल क्या लिखोगे? इसका मास इंटू इसकी लेंथ। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि यहां पर हमारे पास रो दिया था इसका मास डेंसिटी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रो इंटू एल माइनस एक्स और इंटू जी। बेसिकली यहां पर डेंसिटी इंटू लेंथ करोगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो हमारे पास एफ आर के की वैल्यू ये आ गई। यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हम वैल्यू रखते हैं एफ माइनस का म्यू के रो एल माइनस एक्स इंटू जी, और यहां से टोटल लेंथ जो हमारे पास रहेगी उसके लिए रो एल इंटू ए कर सकते हो। यहां से अगर लिखेंगे तो आएगा एफ बाई रो एल माइनस का म्यू और के रो एल माइनस एक्स जी अपॉन रो एल इज इक्वल टू ए। यहां से देखा जाए तो रो से रो कट गया, एफ बाई रो एल माइनस का म्यू के और अपॉन में एल और यहाँ पर जी, और इधर हो जाएगा एल माइनस एक्स और इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास एक्स है, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो एफ बाई रो एल डी एक्स और यहाँ से म्यू के जी, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस म्यू के जी, और यहाँ से हो जाएगा एल और यहाँ से हो जाएगा एक्स, ये एल है, और डी एक्स। और इंटीग्रेशन हमारे लिए यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। अब ये इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ से हो जाएगा वी डी वी। तो इंटीग्रेशन कितना करोगे? भाई सीधी सी बात है, वेलोसिटी हम लोग जीरो ले रहे हैं क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है। तो उस टाइम पर ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अगर हम किसी भी, जब पूरा का पूरा निकल जाएगा तो ये एल हो जाएगा, और उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कुछ वी आ जाएगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से अगर हम लोग लिखें आगे तो क्या बनेगा? ये इक्वेशन बनेगी हमारे लिए एफ बाई रो एल, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये l हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और उसकी लिमिट रखोगे 0 से l तो l आ जाएगा, माइनस का म्यू के जी एल और माइनस माइनस प्लस म्यू के जी बाई एल, और यहां से अगर इसके रखोगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 और ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। तो ये इससे कट गया हमारे पास, ये इससे कट गया एफ बाई रो माइनस का ये हमारे पास म्यू के जी एल है, यहां पर हमारे पास प्लस का म्यू जी एल बाई 2 दिया है। तो यहां से देखा जाए तो माइनस का म्यू के जी एल और इज, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आ जाएगा हमारे पास म्यू जी के एल अंडर रूट में, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो इजीली हम लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए हमने क्या किया था कि इसमें चेन अगर रखी थी और उसमें हम एफ लगा रहे थे, आज जब हमारे पास शुरुआत में रखी थी पूरी रफ में रखी थी और स्मूथ में पूरा लेके गए हैं। तो ये क्वेश्चन है। उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूरी की पूरी चेन हमारी स्मूथ में है और एंटर कर रही है किसी भी वी वेलोसिटी से, बट अब हम फोर्स नहीं लगा रहे। अगर फोर्स नहीं लगा रहे, किसी वी वेलोसिटी से एंटर कर रही है
तो क्या होगा, रिटार्डेशन। तो जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को हम लोग माइनस एम ए के बराबर लिखेंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। सेम हमने यहाँ पर म्यू जो लिया है वो कांस्टेंट लिया है, म्यू आपका वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक क्वेश्चन ये है कि एफ लगा है, स्मूथ में एंटर किया और पूरी की पूरी स्मूथ में चली जाए तो क्या वेलोसिटी। एक क्वेश्चन क्या है, पूरी स्मूथ में थी और मैं फोर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको ये दे रहा है कि कोई वेलोसिटी दी गई, इतनी वेलोसिटी दी जा रही है जिससे कि पूरी की पूरी चेन रफ में घुस जाए। तो बताओ कि ये v कितना होगा। तो आप बताइए ऐसे टर्म पे क्या आएगा, फ्रिक्शन जो होता है वो माइनस एम ए के बराबर हो जाता है। तो इस टर्म में आप जनरल x को एंटर कर लो, बाहर l माइनस एक्स कर लो और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इजीली कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि f की वैल्यू थोड़ी सी कम है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से और थोड़ी कम है तो मैं मालूम तो भी रिटार्डेशन होगा, तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वैरायटी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और उसे आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी के लिए आपका चेन प्रॉब्लम जो भी है वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है।